वर्क़ ताज़ा के ज़हर एहतमाम ताज़ियती नशिस्त सैयद वक़ारुद्दीन और विनोद दुआ को ख़िराज अक़ीदत पेश। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ज़िमन में यहाँ पर जमा हुए हैं, हिंदुस्तान का मायानाज़ अखबार रहनुमा दक्कन के एडिटर जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब, जो तकरीबन 2-2.5 माह से दवाखाने में शरीक थे, रात में उनका इंतकाल हुआ। वक़ारुद्दीन साहब की खिदमत और उनकी जद्दोजहद का अगर जायज़ा लेने बैठ जाए हम तो बहुत वक्त लगता है। जिस तरह से उन्होंने अपने अखबार को मिल्लत का अखबार बनाया, मुसलमानों के मसाइल से मुताल्लिक़ जो अपने उसको तरक्की दिलाया, और ये नहीं कि सिर्फ कारोबारी एतबार वगैरह से नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत के लिए वक्फ एक अखबार उन्होंने जो जारी किया, जो पहले रहबर दक्कन के नाम से जारी था। रहबर दक्कन पुलिस एक्शन के बाद में जब बंद हो गया तो रहबर दक्कन के बजाय उन्होंने रहनुमा दक्कन जो टाइटल हासिल किए। एक तो वक़ारुद्दीन साहब और उनके बड़े भाई लतीफ़ुद्दीन क़ादरी साहब, और इन्होंने जो रहनुमा दक्कन को रहबर दक्कन का जो जानशीन के हैसियत से जो चलाया। 1980 की बात है कि जब लतीफ़ुद्दीन क़ादरी साहब और रहीम कुरैशी साहब को हम नांदेड़ बुलाए थे। दरगाह यतीम शामिया में जलसा रखे थे। लतीफ़ुद्दीन साहब और रहीम कुरैशी साहब आए, साथ में वो शाह अब्दुल गफ़ूर साहब उदगीर के मौलाना, उनको भी साथ में ला लिए थे उन्होंने। लेकिन बदनसीबी की बात ये हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन रहीम कुरैशी साहब के बारे में जो ज़रा गलत नुक्ते नज़र रखता था, इसलिए ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको फौरी नांदेड़ से जो वापस जाने के लिए हुक्म दिया। वो जलसे में खिताब नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में जब मैं हैदराबाद गया तो लतीफ़ुद्दीन क़ादरी साहब ने मुझे रहनुमा दक्कन की नुमाइंदगी के लिए जो नामज़द किए यहाँ पर। तकरीबन 80 से लेकर 1996 तक मैंने जो उसकी नुमाइंदगी किया और यहाँ से रिपोर्टिंग का काम करता था। उसी दौरान वक़ारुद्दीन साहब से बहुत करीबी मरासिम हुए। तक़ी साहब वाकिफ़ हैं उनसे। वक़ारुद्दीन साहब सिर्फ अखबार के सहाफ़ी के हैसियत से नहीं, बल्कि उन्होंने इंडो अरब लीग की जो बुनियाद रखी, इंडो अरब लीग की बुनियाद रखकर उसको जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने का जो काम उन्होंने किया, ये कोई मामूली बात नहीं। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद मिसाल है, एक ही मिसाल है हैदराबाद की इंडो अरब लीग की, जिसके तहत उन्होंने तकरीबन 25 मुस्लिम ममालिक के सफ़रा को हैदराबाद बुलाए, और उस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी को बहैसियत चीफ गेस्ट उन्होंने मदऊ किया। इंदिरा जी उसमें शिरकत की, और फ़लस्तीनियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम वहाँ से जो चलता रहा। और ये एक रिवाज बन गया था कि हर 2 साल 3 साल में जो एक प्रोग्राम उन्होंने बराबर फ़लस्तीनियों की तायद में जो लेते थे। यही नहीं, बल्कि इंडिया के मुसलमानों के मसाइल पर भी वो कभी पीछे नहीं हटे। अब आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं, जो 1992 का मामला हुआ 6 दिसंबर का, उसके बाद में जो जगह जगह जो अपने पुलिस फायरिंग हुई, फसादात टाइप जो मामलात हुए, तो मैंने नांदेड़ की सूरत हाल से उनको वाकिफ़ कराया। तो हैदराबाद में उन्होंने एक रिलीफ कमेटी कायम की, हैदराबाद रिलीफ कमेटी कायम करके उसके तहत नांदेड़ का सबसे पहला नांदेड़ का दौरा किया। नांदेड़ का दौरा करके यहाँ पर जो फसाद के मुतासरीन की इमदाद किए, जो गोलियों से ज़ख्मी हो गए थे उनको इमदाद किए उन्होंने। और इसी ज़िमन में मुझे लातूर के RY शेख एडवोकेट ने जो बताए थे कि भाई हमारे एरिया में कोई आते नहीं हैं, आप उनको बताइए। तो उदगीर और लातूर के लिए मैंने वक़ारुद्दीन साहब को बताया कि भाई साहब ऐसी बात है, वहाँ पर कोई दूसरे मुस्लिम जाते नहीं हैं, उमूमन वहाँ के हालात जो ऐसे भी नहीं हैं, फ़िरक़े वाराना नुक़्ते नज़र वहाँ पर ज़्यादा है। तो
उन्होंने अपनी रिलीफ कमेटी का एक ग्रुप वहाँ पर खुद भी लेकर गए, वहाँ पर भी तकसीम किए। यहाँ परभनी और जिंतूर के लिए एक ग्रुप दूसरा भेजे, तो वो लेकर मेरे साथ ही मैं उनके साथ में शामिल हो गया। वहाँ पर जाकर हमने जो भी करना था, यानी अलगर्ज मुसलमानों के मसाइल के लिए वो शख्स कभी भी उठ जाता था, कभी पीछे नहीं हटे, चाहे हैदराबाद के हो या कहीं के हो। और ख़ास तौर से दक्कन उनका दायरा कार था। दक्कन में जो सो उन्होंने अपना काम उसी जोश और जज्बे से किया जिसकी जो सो यहाँ के मुसलमान तवक्को करते थे। और उन्होंने रहनुमाई दक्कन को चलाने के लिए अपने भांजे को कनाडा से तब बुलाए। कनाडा में उनका भांजा था अहमद अमीर ख़ान, उसको उन्होंने वहाँ से बुलवा लिया और वो पूरी जिम्मेदारी उसके सौंप दिया उन्होंने। रहनुमाई दक्कन और इंडो अरब लीग उसी तरह से चल जिस तरह से जो सो हम लोग उसको चलाते रहे। ये आज के रहनुमाई दक्कन में भी तफसील आई है। 82 साल की उम्र हो गई, 82 साल की उम्र हो गई थी। और हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद उर्दू सहाफ़त के लिए जो सब मीनार नूर रखता। एक तो रहनुमाई दक्कन, दूसरा सियासत, और अब तीसरा उसमें जो सब मुनसिफ शामिल हुआ है। तो ये जो सहाफ़त की एक ऐसी मिसाल इन लोगों ने कायम की है पूरे हिंदुस्तान में, जो सो अपने बड़ी बात है। और उसी को देखकर दूसरे अखबारात वाले भी जो सो अपने उसी चीज़ को जो सो आजमा। बहरहाल ये हमारे लिए बहुत ही इसकी बात है। ऐसे टाइम पर जब शायद वहाँ पर उनकी तदफीन का काम चल रहा है बाद नमाज जुमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उसके लिए हम दुआ करते हैं कि रहनुमाई दक्कन और उनके इदारे इसी तरह से चलते रहें। इसके लिए जो सो हम उम्मीद करते हैं कि मिल्लत भी जो सो उसको उसी तरह से जो सो साथ देगी जिस तरह से अब तक वो देती आई है। यहाँ पर भी तक़ी साहब और आप हज़रात जो उर्दू अखबारात और सहाफ़त के लिए जो सो भाग दौड़ करते हैं, ये मामूली बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अल्लाह इनको जो सो सेहतयाबी अता करे और इसी तरह से अखबार यहाँ पर चलता रहे, ये तवक्को मैं रखता हूँ। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये नशिस्त अलहाज सैयद विखारुद्दीन साहब एडिटर रहनुमा दक्कन के ज़िमन में है, और उसी के साथ साथ विनोद दुआ जो एक सेकुलर सहाफ़ी थे, उनकी ताज़ियत के ज़िमन में मुनक़िद की गई है। मैं सैयद विखारुद्दीन साहब से मुताल्लिक़ सिर्फ इतना कहूँगा कि दक्कन की सियासत में और दक्कन के मसाइल में उन्होंने जिस अंदाज से अपनी सहाफ़त को जारी रखा वो काबिल मुबारकबाद थी। अल्लाह ताला उन्होंने जितने काम किए, जैसा अभी बलीगुद्दीन साकिब ने जिस बात का तज़किरा किया इंडो अरब का और फ़लस्तीन के मसाइल का, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सहाफ़ी होते हुए मिली मसाइल को अवाम तक पहुँचाना और इक़्तिदार तक पहुँचाना, ये काम जो है उन्होंने बड़े हुस्न खूबी से किया। अल्लाह ताला उनके तमाम जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको जज़ाए खैर देते हुए उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसी तरह से विनोद दुआ साहब जो एक सहाफ़ी थे, और आज के इस दौर में जिस दौर में सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ बदगुमानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे मौके पर विनोद दुआ जैसे लोगों का इस दुनिया से चले जाना ये सहाफ़त के लिए बहुत एक गमनाक खबर है। और उन्होंने जिस बेबाकाना अंदाज़ में दुनिया के जितने हिंदुस्तान के मसाइल को रखा वो एक काबिल क़दर है। मैं उनको जो है ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए ये कहूँगा कि उनके नेक कामों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मैं अपनी बात को इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर तक़ी साहब ने बरमौक़ा जो नशिस्त ताज़ियती नशिस्त का इनेक़ाद किया है, मैं उनको और सदर साहब को और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कौम से मुताल्लिक़ और दीगर जिनसे सहाफ़त का ताल्लुक़ था उनकी ताज़ियत करना ये एक बहुत अच्छा काम है।
और इंशाल्लाह इस तरह के काम तक हिसाब लेते रहेंगे और इस तरह के काम से जो है लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हम ना सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक कोई ताज़ियत रखते बल्कि विनोद दुआ जैसे लोगों से भी हमारा ताल्लुक़ वैसे ही है जैसा जो है वक़ार साहब से। मैं और एक बार उनको इस बात की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो इस ताज़ियती नशिस्त है इसके सदर बरक़ ताज़ा के एज़ाज़ी मुदीर मोहम्मद तक़ी साहब और तमाम अहबाब, आज इस ताज़ियती नशिस्त में हम जमा हुए हैं। रहनुमाए दक्कन जो कि हैदराबाद से निकलता है, उसके मुदीर आला सैयद अलहाज फ़ख़रुद्दीन साहब की रहलत पर और विनोद दुआ जो कि एक सेकुलर सहाफ़ी थे, उनकी रहलत पर जो है ये ताज़ियती नशिस्त का इनेक़ाद किया गया है। रहनुमाए दक्कन, मैं समझता हूँ कि ये 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये पर्चा जो है 1920 से जो है इसका आगाज़ हुआ। उस वक्त ये पर्चा रहबर दक्कन के नाम से जो है निकलता था। सैयद महमूद साहब इसके मुदीर थे और ये तकरीबन जो है उस वक्त का बड़ा मशहूर व मारूफ़ अखबार था। ये सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे मगरबी ममालिक तक ये पर्चा जो है शाये होता था। उसके बाद जो है 1948 में जो है पुलिस एक्शन के बाद ये पर्चा रहबर दक्कन जो था वो बंद हो गया और उसके बाद ये रहनुमाए दक्कन के नाम से इसका आगाज़ हुआ। रहनुमाए दक्कन को जो है आगे बढ़ाने में, परवान चढ़ाने में वक़ार साहब के बड़े भाई सैयद लतीफ़ुद्दीन क़ादरी साहब, उनका बड़ा अहम रोल रहा और वो उसी आबोताब से जो है निकलता रहा। और उनके बाद सैयद वक़ार साहब ने जो है इस रोज़नामे को जो है उसी आबोताब के साथ चलाया और हम देखते हैं कि इस रोज़नामे ने जो है हर मौके पर जो है अदबी लिहाज से हो या समाजी व मिली, हर लिहाज से जो है इसने जो है कौम के जो है मसाइल को, मिल्लत के मसाइल को हुकूमत के रूबरू पेश किया। और वक़ार साहब जो है हमेशा जो है बढ़ चढ़कर जो है इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अभी बलीगुद्दीन साक़िब साहब ने तस्करा किया, इंडो अरब लीग के जो है ये बहुत बड़े नुमाइंदा थे। फ़लस्तीन के कॉज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया और ये कॉज़ जो है इस हद तक जो है वो उन्होंने हुकूमत पर दबाव डाला और फ़लस्तीनियों के जो हुकूक़ हैं उसके लिए हिंदुस्तानी हुकूमत का जो है जो लाहे अमल है उसको जो है एक तरीक़े से जो है फ़लस्तीनियों की हिमायत में हुकूमत है अपना क़दम जो है बढ़ाना पड़ा। और हम देखते हैं कि उसी के तहत 2015 में उनको जो है सितारा फ़लस्तीन अवार्ड वक़ार साहब को दिया गया। तो ये जो है यानी हम ये कह सकते हैं कि मिली मसाइल, फ़लस्तीनियों के मसाइल, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल को उन्होंने बहुत जो है बढ़ चढ़कर जो है नुमायाँ हिस्सा लिया और अपने अखबार के ज़रिए जो है उसको जो है पेश किया। तो इस मौके पर जो है मैं ख़राज अक़ीदत आपको पेश करता हूँ। दूसरे सहाफ़ी विनोद दुआ जो कि बहुत सेकुलर सहाफ़ी थे, उन्होंने जो है आज हम देखते हैं कि जो सहाफ़त का जो मेयार गिर रहा है, लेकिन आज के दौर में भी जो है विनोद दुआ जैसे सहाफ़ी उन्होंने जो है अपनी जो है सहाफ़त के ज़रिए हुकूमत वक्त के आँखों में आँखें डालकर जो सेकुलर अक़दार हैं उसकी पासदारी का बेड़ा उठाया और बहुत उम्दा जो है अपने प्रोग्रामों के ज़रिए प्रोग्रामों के ज़रिए मसाइल उन्होंने पेश किए, उठाए। मैं विनोद दुआ साहब को भी जो है ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और आज की इस ताज़ियती नशिस्त में जो है जो
सैयद वक़ारुद्दीन साहब और विनोद दुआ साहब की जो है रहलत हुई है, इससे जो है उर्दू सहाफ़त का और बड़ा अजीम नुकसान हुआ है। और जो है उनका जो साना है इर्तिहाल पर जो है मैं अपने गम का इजहार करते हुए मैं इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो सैयद वक़ार साहब की इंतकाल पर ताज़ियत जो पेश की जा रही है, हमारे हिंदुस्तान के बेबाक सहाफ़ी, टीवी एंकर और टीवी पर बहुत सारे ऐसे मसाइलों पर प्रोग्राम्स अरेंज करने में जो अपनी एक शनाख्त बना रखे हैं, मोहतरम जनाब विनोद दुआ साहब, उनकी भी इंतकाल पर आज ये ताज़ियत पेश की जा रही है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे सीनियर जो कुछ भी यहाँ प्रोग्राम लेते हैं, उस ऐसी नशिस्तों में हमको मदऊ कर हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ और दक्कन की तारीख़ से वाकिफ़ करने का मौका इनायत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार साहब की सहाफ़ी ज़िंदगी और मिल्लत का गम और मिल्लत के मसाइलों को जो उन्होंने जिस अंदाज़ से अपने अखबारात के ज़रिए सारे आलम में पहुँचाया, उसके लिए अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और विनोद दुआ साहब ने जो गंगा जमुना तहज़ीब की एक मिसाल कायम की थी हिंदुस्तान के अंदर, दोनों कौमों को एकजा करना और मसाइलों को जिस अंदाज़ से आजकल अखबारात और टीवी के ज़रिए जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, एक हकीकत पसंद और बेबाक सहाफ़ी के तौर पर अपने को उन्होंने पेश किया। उनके इंतकाल से भी जो एक खला हमारे हिंदुस्तानी सहाफ़त में रह जाएगी, उसको कभी हम भूल नहीं सकेंगे। इन दोनों अहबाब की इंतकाल पर ताज़ियती नशिस्त लेकर वक़्त ताज़ा ने एक अपनी फिर से अपनी एक शनाख्त और एक अपना एक वक़ार बरकरार रखा है। मैं बस इन दोनों सहाफ़ी लोगों की इंतकाल पर अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उन्हें उनके काम के एवज़ में उनके मियार को बुलंद फरमाए और उन्हें जज़ाए खैर दे। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस ताज़ियत नशिस्त के सदर मोहतरम और हमारे बुज़ुर्ग क़ायद दानिश्वर मोहतरम खुर्शीद अहमद साहब, मेरे दोस्त सैयद बलीगुद्दीन साक़िब साहब, अब्दुल मलिक निज़ामी साहब, डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर राफिज़ साहब, बाबर साहब और मेरे नौजवान साथी और नक़ी शादाब, अलहाज सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी का इंतकाल ना सिर्फ दक्कन का नुकसान है, बल्कि ये हिंदुस्तान की पूरी सहाफ़त का नुकसान है। क्योंकि रहनुमाए दक्कन सिर्फ़ एक अखबार ही नहीं था, बल्कि इसने मिल्लत के मसाइल पर बाकायदा जंग लड़ी है। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब भी वो हुकूमत पे तनक़ीद करते या हक़ बात करते, तो गवर्नमेंट के लोग, पुलिस वाले, सीआईडी के लोग दफ्तर आ जाते और प्रेस को ब्लॉक करने की तैयारी करते, ऑफिस को बंद करने की। उसके बावजूद भी ये कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, और वो क़ानूनी बातें होती थी इसलिए वो नहीं कर पाते थे। इस तरह से जो है उनको दाव से धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वक़ार साहब या उनका पूरा अमला कभी भी जो है खौफज़दा नहीं हुआ और वो उनकी जो डगर थी उससे कभी हटे नहीं। हक़ बात उन्होंने की, मिल्लत के मसाइल को रखा, मुल्क के मसाइल रखा, मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफाक को पैदा करने के लिए भी काम किया। कई खूबियों के मालिक थे वक़ार साहब। शायद मीर तक़ी मीर ने ऐसी ही शख्सियत के लिए एक कहा होगा कि मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। वक़ारुद्दीन साहब इस शेर की जीती जागती तस्वीर थे। ये जो है अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, उनको अपने क़ुर्ब जवार में जगह दे। कुछ बातें जो उनसे मेरी पर्सनल ताल्लुक़ात के ताल्लुक़ से हैं, मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि एक तो 1988 की बात है
मैं परभनी में था, वहाँ पर रशीद साहब नवाब बहादुर यार जंग की तकारीब मुनक़्क़िद कर रहे थे बड़े पैमाने पे, इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी जो है मेहमान आने वाले थे। तो उस सिलसिले में मैं रशीद साहब के साथ अक्सर हैदराबाद जाया करता था, क्योंकि हैदराबाद के मेहमानों को मदऊ कर रहे थे हम, और विखार साहब को भी मदऊ किए थे। मैं रशीद साहब जाना, कभी फिर मैं चले जाना उनसे बात करना, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई मेरा आना नहीं होता, बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, फिर भी कोशिश करता हूँ। लेकिन उन्होंने ये किया कि वहाँ के जो बड़े शख्सियात थी, जो बहादुर यार जंग को जानते थे और उन पर उनका काम था, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए। तो उनके कहने की वजह से वो लोग यहाँ आए थे। दूसरा ये कि उन्होंने तकारीब के जो इशारा छापे 4-5 दिन तक अपने अखबारों, उस ज़माने में रहनुमाए दक्कन बहुत छपता था, बहुत पढ़ा जाता था, पूरे दक्कन में पढ़ा जाता था, नांदेड़ में भी, परभनी, औरंगाबाद में भी लोग इंतज़ार करते थे उसका। तो उसमें उन्होंने छापा और उसका कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया। तो ये जज्बा कि भाई एक अपने जो है कायद की तकारीब हो रही है और उसको जो है कम से कम मेरे तरफ से कुछ ना कुछ जो है ताउन होना चाहिए। और बड़े खुश अखलाक, बहुत ही, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मरतबा मैं मलिक साहब जो हैदराबाद में थे, तो मैंने ख्वाहिश किया था कि भाई विखार साहब से मिलना है यार, बड़ी शख्सियत है, मैं आज तक मिला नहीं उनको। तो हम दोनों गए उनके घर पे, सामने दीवान खाने में बैठे हुए थे। जैसे हम दोनों को देखे फौरी उठ गए, उठकर जो है हमसे मुसाफा किए। तो इतना बड़ा आदमी, इतनी सादगी, बाअखलाक, बहुत कम लोग होते हैं इस तरह से, जो हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के दोस्त रह चुके थे। और एक वाक़या याद आ गया कि सियासत वालों ने हैदराबाद में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस रखी थी, पूरे दुनिया भर से जो है उर्दू के अदीब व शायरों को बुलवाया था, और इसमें जो है मेहमान खुसूसी हामिद अंसारी साहब थे, वो आए थे, और विखार साहब जो है वो भी मेहमान थे, और आपके जाहिद अली खान साहब पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था वो प्रोग्राम में, वो सियासत वालों ने 2-3 लोगों को दावतनामे दिए थे नांदेड़ के, तो मुझे बुलवाए थे। तो उन्होंने तकरीर में अपने क्या कहा कि ये विखार साहब जो है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। कब? जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो ये मेरे जो है क्लासमेट थे, और हम जो है फुटबॉल मिलकर खेलते थे, स्टडी मिलकर करते थे। बहुत शरीफ आदमी, बहुत खामोश तबीयत के, नेक सिफत, ये अल्फाज उस वक्त के नायब सदर जमहूरिया के। तो अब ये किस्मत वालों की बातें हैं कि भाई उनके साथ उनको पढ़ने का मौका मिला, और उन्होंने फिर उसका इज़्ज़त, मुझे भी नहीं मालूम था, तो वहाँ जो है कॉन्फ्रेंस में सारी बातें मालूम हुई, और बड़ा उन्होंने उनको वो किया कि भाई विखार साहब, मैं बहुत ज़माने के बाद आपसे मिल रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। ये भी सीधे साधे। और फिर जो आलमी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है विखार साहब ने बहुत ताउन किया था पैसे से। इसका इतराफ़ खुद जो है जाहिद अली ने किया कि अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद नहीं कर सकता था। अब खाने वाने का पूरा इंतज़ाम उनके पास ही रखे थे, बाहर के कब से 1000-1500 लोग आए थे, मैं भी मौजूद था। तो इस तरह का आदमी था ये, उर्दू के लिए, मुसलमानों के लिए, ज़बान के लिए, मुसलमानों के सियासत का विखार किस तरह से बुलंद हो, उसके लिए मुसलसल काम करते रहे। और फिर और एक ख़ास बात, उनका नांदेड़ से जो ताल्लुक़ था, आप शायद मालूम होगा, मैं अभी बोलूँ तो आपको याद आ जाएगा। वो इस तरह से था कि खुतबुल अख्ताब हज़रत अब्दुल वाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार बड़ी दरगाह शरीफ में है, ये मेरे नाना खुसर थे। तो इनके जो फ़र्जंद थे उनके इंतकाल होगा, जिलानी साहब, यज़दानी साहब, उन्होंने मुझे बताए थे कि मेरे वालिद के जो है मुरीदों में से ये लोग थे, विखार साहब भी, ये विखार साहब भी और लतीफ़ साहब और दूसरे भी, और बाकायदा यहाँ उनसे मिलने के लिए आते थे। वो मुखेड़ में सर्विस में थे, फिर मुखेड़, फिर यहाँ आ गए थे। तो ये इस तरह से उनका रिश्ता था, और बड़े जो है उनकी अपने मुर्शिद के बड़ा एहतराम करते थे। तो ये भी एक ताल्लुक़ रहा उनका। बहरहाल बहुत सी खूबियाँ। मैंने जो है सियासत,
सियासत को देखकर, रहनुमा को देखकर मैंने अखबार निकाला, मॉडल और उस पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता हूँ। पैसा कमाने के लिए नहीं निकालता। बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े आदमी थे। उसी के साथ साथ विनोद दुआ सेकुलर साफ़ी, जिस तरह से रहनुमा दक्कन वक़ार साहब इस्टेब्लिशमेंट पर जो है तनक़ीद करते थे बेबाक, उसी अंदाज से जो है विनोद दुआ ने भी सहाफ़त की। मोदी की पूरी कंपनी, संघ परिवार, सबको निशाना बनाया। हक बात की उसने। बाकी चैनल तो बिक गए, हम सब जानते हैं बुरी तरह से, लेकिन वो उसको भी जो है धमकियाँ, उस पर भी केसेस। उसके बाद डरा नहीं, वो उसने बराबर निकाला, अपना चैनल चलाया और बेचारे का बहुत, मेरे उम्र का था वो, कम इसमें इंतकाल हो गया। खुदा उसको भी जो है बख्शे, हम उनको भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। फिर ये सारी बातें जो है अब आपसे शेयर मुझे करना था, क्योंकि मैं भी चूँकि सहाफ़त से 30 साल से 40 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 28 साल से मेरा अखबार निकल रहा है। अब तो डिजिटल मीडिया में भी चले गए हैं हम। तो हमने भी कभी जो है ब्लैक मेलिंग की, ज़र सहाफ़त की सहाफ़त नहीं की। बड़े मेरे साथ में है, हम दोनों, हम असर सहाफ़ी हैं। इनको रहनुमा दिखने के लिए करते थे, मैं ऑलराउंडर इसके लिए करता था, बाद में तो खुद के अखबार निकाले। मगर हमने बहुत साफ़ सुथरी से, और इसी वजह से तो मेरे पे केस भी हुआ है, आप जानते हैं सब लोग। मगर मैं डरा नहीं, जो भी हुआ, मैं हक बात लिखी थी, उसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, वो हुआ। तो बहरहाल ऐसे लोग अब पैदा नहीं होंगे, उनकी खिलाफ पुर नहीं हो सकती, और दूसरे पैदा हो जाएंगे कि वो बात तो नहीं आने वाली, वो नहीं आने वाली, वो बात नहीं आने वाली। क्या बात, सब कहाँ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिना हो गई। खुदा मरहूमीन की मग़फ़िरत करे और हमको सब्र तहम्मुल दे, आमीन। ताज़ियती जलसे की पहली बार मैं सदारत कर रहा हूँ, और तक़ी साहब सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान के दो मायनास, एक प्रिंट मीडिया का आदमी और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदमी, दोनों की वफ़ात हुई है। और जहाँ तक रहनुमा दक्कन का ताल्लुक़ है, ये अखबार नहीं बल्कि एक तहरीक था, जिसने उस ज़माने के हालात, आज का पीरियड तो डेमोक्रेसी का पीरियड है, हैदराबाद में शाही हुक्मरानी थी। उस ज़माने में बादशाहों के मिजाज को लेकर चलना, अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी करना और उनको हल करना एक बहुत बड़ा जो है काम है। ये रहबर दक्कन पुलिस सेक्शन से पहले और पुलिस सेक्शन के बाद यह रहनुमा दक्कन हुआ। अपनी बिसात से जनाब वक़ार साहब ने शाही दौर में भी मसाइल रखे मिल्लत के, और जमहूरी दौर में भी जो है एक सेकुलर अंदाज से जो है उसने मुसलमानों के मसाइल रखा। अब जमहूरी दौर में जमहूरियत के 4 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और सहाफत, प्रेस।
प्रेस के बिना जमहूरियत फल फूल नहीं सकती, जुडिशियरी के बगैर भी फल फूल नहीं सकती। लेजिस्लेशन का काम तो कानून बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करने का काम पब्लिक के नुमाइंदे करते हैं। उनकी सिमत दुरुस्त है या नहीं है, इस पर नजर रखना और सिमत अगर दुरुस्त नहीं है तो उनको जो है मुतवज्जह करना, तवज्जो दिलाना कि आप ये एकदम गलत है, ये सही है, ये होना चाहिए। ये प्रेस ने जो है अवाम के मसाइल सामने रखे। अब विखार साहब के ताल्लुक से एक बात मैं बताऊं कि इंडो अरब लीग जो तंजीम बनी, मेरे दोस्त ने कहा कि इंदिरा गांधी भी वहां पर तशरीफ लाई थी, तो मैं अर्ज करूं कि फ़लस्तीन के कास के लिए इंदिरा गांधी से पहले उसके वालिद जवाहरलाल नेहरू, यह हमारा दस्तूर, यहां तक कि महात्मा गांधी भी फ़लस्तीनियों के हुकूक के मुईद थे, तायद करते थे। चूंकि हमारा दस्तूर एक सेकुलर दस्तूर है, मुल्क में डेमोक्रेसी है, सबको इख्तियारात है, सबकी एक जिम्मेदारी है, सभी को हुकूक मिले हुए हैं, साथ साथ में जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह गरीक़ रहमत करे विखार साहब को। और जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहाफ़ी विनोद दुहा, बहुत प्यारा नाम, प्यारे ख्यालात, साफ जहन, सेकुलर आइडियोलॉजी पे चलने वाला, दस्तूर का एहतराम करने वाला एक ऐसा सहाफ़ी 14 से पहले भी जो भी वाक़यात हुए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का सानेहा हो या और दीगर फसादात, ये वो तमाम चीजें, उस पर उसने खुलकर जो है हक़ाइक़ को बयान किया, तायद नहीं, हक़ाइक़ को बयान किया। ये एक हिकमत है। ये सहाफ़ी, जदीद दौर का सहाफ़ी, 14 के बाद जो सिचुएशन बदली और जमहूरी निज़ाम के तहत चुनकर आने वाली सरकार, इनकी आइडियोलॉजी एक अलग आइडियोलॉजी, एक रंग में रंगने की जो है इनकी जो कोशिश है, तो ये जो कोशिश है, जिस अंदाज से भी जो भी वाक़यात होते हैं, मॉब लंचिंग हो, दिगर कई मसाइल, वो उसमें जाना लंबी बात हो जाएगी। इन्होंने इसकी मजम्मत की, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो या कुछ हो, सभी आपको मसाइल से वाक़िफ़ है। विनोद दुहा ने जमहूरी दौर में मजलूमों की हिमायत की। ये शख्स 14 के बाद जब आइडियोलॉजी बदली और प्रेस
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया हो, इनके पास सिवाय पैसे के, बिकने के, तकरीबन 90% प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये बिक गया और एक राग लाप रहा है। उस राग में भी, उस आवाज में भी चंद सहाफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौजूदा जो है तरीक़ेकार की, हुकूमत के मौजूदा तरीक़ेकार की मजम्मत की और उन पर तनकीद की। इसीलिए ज़राए क़ानून वापस लेना पड़ा ना। तो इसमें विनोद दोहा का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। अब विनोद दोहा का ताल्लुक सरगोदा पाकिस्तान से है। वो लोग जो है भारत आए और दिल्ली में लोधी इलाके में जो है कोई लोधी महल्ला है, वहाँ पर जो है इनकी रहायश है। वहाँ रहे रविश कुमार हो या विनोद दोहा हो या और सहाफ़ी जो इनके रंग में नहीं रंगना चाहते, जो दस्तूर और जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नकीब है, उन पर तरह तरह के जो है इल्जामात और ये वो तमाम चीजें जो है लगाकर उनको परेशान किया गया। विनोद दोहा अभी मौजूदा हालात में उन्होंने क्या किया कि अपना वक्त को गुजारने के लिए खुनूतियत आ गई थी मिजाज में, एहसास महरूमियत पैदा हुई थी, इसलिए वो गाने बजाने, संगीत और शायरी और जो है खानों में दिलचस्पी लेते थे। तो ये जो एहसास महरूमी है, उसको मौजूदा दौर के तर्ज हुकूमत में अपने को महसूस करना चाहिए कि जो है कितने बड़े बड़े लोग, कितने काबिल लोग कैसे कैसे जो है मौजूदा दौर में साथ ना चलकर अपना वक्त जो है वो किस तरह से गुजारे हुए। तो विनोद दोहा यानी उनके जो प्रोग्राम रहते थे, कई प्रोग्राम जो है उन्होंने जो है टीवी पर दिए, लोग उनको जो है दिलचस्पी से सुनते थे। आवाज़, तलफ़ुज़, उर्दू बोलना, उर्दू शायरी से दिलचस्पी। जब उनसे पूछे कि लोगों ने कि भाई आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, शायरी भी जो है आप अशार भी सुनाते हैं, और ये कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा बचपन चांदनी चौक में गुजरा, मैंने सब सड़कों से सीखा। मुझे उर्दू लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन बोल अच्छा सकता हूँ। तो कई प्रोग्राम उनके जो है अरब ममालिक में भी हुए, दिगर मकामात पर भी हुए, दिगर मुल्कों में भी हुए। तो ज़बान जो है उन्होंने उर्दू का ही इस्तेमाल किया। और ख़ास बात, जब एंड होता प्रोग्राम किसी टॉपिक पर, तो वो जो है अच्छे शेर से जो है उसको ख़त्म करते थे। तो अब ये जो
हमारे पास का भी जो है ताज़ियती प्रोग्राम जनाब तकी साहब ने जो है रखे, और चूँकि ये भी सहाफ़ी बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है, जो हक़ की बात है, जो सच बात है, किसी भी गोशे से आ जाए उसको कबूल करते हैं। और तकी साहब ने ये प्रोग्राम रखकर सहाफ़ती ज़िंदगी का, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है सभी को। एक बिरादरी है, सहाफ़ी बिरादरी, 2 लोग चले गए। मैं तकी साहब को, तकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने जो है सदारत मुझे दी, और तमाम सामाइन का। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सब बारी बारी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अलहाज वक़ारुद्दीन साहब मुदीर आला रहनुमाए दक्कन के इंतकाल पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी विनोद दुआ की वफ़ात पर आज यहाँ वर्क़ ताज़ा की जानिब से जो ताज़ियती नशिस्त रखी गई थी, और आप लोगों ने यहाँ कर इस नशिस्त को कामयाब किया। मैं वर्क़ ताज़ा की जानिब से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस ताज़ियती नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon.